अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर भी बताऊँगी कि एग्ज़ाम में आपको इसका आंसर कैसे लिखना होगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का वैसे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। चले हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोथ किडनीज आर कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। वो जो दोनों किडनीज़ हैं, हम दोनों किडनीज़ में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं और नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट है हमारे पास किडनी का। These nephrons are about 1 million in each kidney and mainly perform filtration of blood। आपको ये याद रखना होगा कि हर दोनों एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स हैं, तो आपको ये याद रखना होगा कि 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी में। और वो उनका फंक्शन क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड को फ़िल्टर करना। और एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास किडनी में नेफ्रॉन होता है और ब्रेन का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, न्यूरॉन, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन द किडनीज। 2 टाइप्स हैं हमारे पास नेफ्रॉन्स की। एक है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स और दूसरा है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं उनका लॉन्गर लूप ऑफ हैनले होता है और जो कि पेनिट्रेट करता है डीपली इनसाइड द मेडुला। और जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं उनका शॉर्टर लूप ऑफ हैनले होता है कि वो सिर्फ एक तो कॉर्टेक्स रीजन में ही रहता है किडनी के। Juxtamedullary nephron consists of a renal corpuscle। जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है, हम लोग उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक रीनल कॉर्पस्कल का और एक रीनल ट्यूब्यूल का नाम देते हैं। अब रीनल कॉर्पस्कल कंसिस्ट ऑफ बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। अब हम लोग उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और रीनल ट्यूब्यूल कंसिस्ट ऑफ proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule and collecting duct। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। Renal corpuscle consists of a dense cluster of blood capillaries network called glomerulus surrounded by thin-walled curved ring called Bowman's capsule और glomerular capsule हम लोग कहते हैं। ग्लोमेरुलस क्या है, एक डेंस क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज है। एक ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है उस जिसको सराउंड कर रहा होता है बोमन्स कैप्सूल। और बोमन्स कैप्सूल की क्या है, एक थिन वॉल्ड कवरिंग होती है। अब यहाँ पे इन्होंने डायग्राम दी हुई है, अब दिखाती हूँ मैं। ये देखें, ये एक पूरा नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के जो ये आपको एक कप शेप दिख रहा है ना, वो हो गया हमारा बोमन्स कैप्सूल। और बोमन्स कैप्सूल के ऊपर आपको इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है ग्लोमेरुलस करके। तो ग्लोमेरुलस ये पूरा नेटवर्क है कैपिलरीज का, और उसके नीचे क्या है, बोमन्स कैप्सूल है जिसकी थिन वॉल्ड कवरिंग है, ठीक है। Glomerular capsule and both are collectively called Malpighian body। Glomerulus और बोमन्स कैप्सूल को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं मेलपीजियन बॉडी। ये पूरा ये जो हिस्सा है इसको, जिसको मैं कलर कर रही हूँ, ये इसको हम लोग कहते हैं मेलपीजियन बॉडी। मैं इसको थोड़ा सा मिटा रही हूँ। फिर उसके बाद glomerulus is a ball-like structure which arises from afferent arterioles। High volume and pressure of blood facilitates the ultrafiltration in this region। ग्लोमेरुलस क्या है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अराइज कहाँ से होगा, एफरेंट आर्ट्रियोल से। ये देखो यहाँ पे ये रीनल आर्टरी के बाद एफरेंट आर्ट्रियोल अराइज, और एफरेंट आर्ट्रियोल के बाद उन्होंने ग्लोमेरुलस बनाया और उसके बाद हमारे पास इफरेंट आर्ट्रियोल बन जाएगी। हाई और ग्लोमेरुलस में हाई वॉल्यूम होता है और ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई होता है। और जो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इस रीजन में होती है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की जो
अब ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, ताकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो सके, मतलब फिल्ट्रेट सेपरेट हो सके। और उसमें से लेकिन उस फिल्ट्रेट में कौन चीज़ें नहीं आती, रेड ब्लड सेल्स नहीं आ सकते और प्लेटलेट्स उन पोर्स को पास नहीं कर सकती। और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का पोर्स का साइज़ होता है 70 नैनोमीटर इन डायमीटर, विच प्रिवेंट्स लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड ब्लड सेल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड ब्लड सेल्स टू पास थ्रू इट. Glomerulus have specialized podocyte cells that are wrapped around blood capillaries. अब आपको यहाँ पे ये याद रखना होगा कि ग्लोमेरुलस के पास कौन से स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, उनका नाम क्या होता है, उनका नाम होता है पोडोसाइट सेल्स, जो कि जितनी भी ब्लड कैपिलरीज हैं ग्लोमेरुलस में उसके गिर्द होते हैं, एक लिपटे हुए होते हैं, लिपटे हुए अंदाज में पोडोसाइट सेल्स होते हैं. यहाँ पर एक MCQ आ सकता है पेपर में कि कौन सा सेल्स हैं जो कि ग्लोमेरुलस के पास होते हैं, तो वो आपका आएगा आंसर कि पोडोसाइट सेल्स होते हैं. और ये चीज़ आप याद रखिएगा क्योंकि इसका एक MCQ एग्ज़ाम में आ चुका है. ठीक है. These cells have small slits like opening that play an active role in preventing plasma proteins from entering into the urinary ultrafiltrate. अब ये जो पोडोसाइट सेल्स होते हैं इनके पास भी बहुत ही छोटी जो होती हैं, बहुत ही छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं जो कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं हमारे ब्लड में उनको यूरिनरी फिल्ट्रेट में एंटर नहीं होने देती. अब एक चीज़ ऊपर लिखी हुई थी कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के जो पोर्स हैं वो ब्लड सेल्स को पास नहीं होने देते. तो कौन ब्लड सेल्स मतलब रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स दोनों को पास नहीं होने देते. ठीक है. और एक चीज़ हमें यहाँ से भी पता चल गई कि ब्लड सेल्स के साथ साथ प्लाज्मा प्रोटीन्स भी पास एंटर नहीं हो सकते और लार्ज मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं वो भी पास नहीं हो सकते, यूरिनरी अल्ट्राफिल्ट्रेट में एंटर नहीं हो सकते. All the glomerulus capillaries fuse to form efferent arteriole which exit the Malpighian body. अब जितने ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज हैं वो मिल के बनाएंगी efferent arteriole जो कि एग्जिट करते हैं Malpighian body. अब ये बहुत चीज़ याद रखिएगा कि कौन सी आर्ट्रियोल एंटर करता है Malpighian बॉडी और कौन सी आर्ट्रियोल एग्ज़िट करती है Malpighian बॉडी, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एफरेंट आर्ट्रियोल था, ईफरेंट आर्ट्रियोल था, एंटर होने वाली और एग्ज़िट होने वाली. तो ए से जो है एफरेंट आर्ट्रियोल वो एंटर करता है Malpighian बॉडी और ईफरेंट आर्ट्रियोल एग्ज़िट करती है Malpighian बॉडी. तो ये चीज़ बहुत अच्छा सा आप याद रखिएगा. हम लोग डायग्राम से भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नेफ्रॉन की डायग्राम है कि ये रहे हमारे पास पोडोसाइट सेल्स जैसे कि उन्होंने बताया था कि ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज के गिर्द पूरे रैप हुए हुए होते हैं. तो ये पूरे जितने भी ये हैं ये सेल्स पोडोसाइट सेल्स हैं. और ये है हमारे पास जिसे मैं कलर कर रही हूँ वो एफरेंट आर्ट्रियोल और ये रही हमारे पास ईफरेंट आर्ट्रियोल जो कि एग्ज़िट कर रही है Malpighian बॉडी और एफरेंट आर्ट्रियोल एंटर हो रही है Malpighian बॉडी में. ठीक है. इससे आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा. Bowman's capsule further extended and formed renal tubule which becomes highly coiled. This coiled region is called proximal convoluted tubule. अब जो बोमन्स कैप्सूल है वो आगे बढ़ते हैं और वो रीनल ट्यूब्यूल फॉर्म करते हैं जो कि बहुत ही कॉइलिंग उनमें हुई हुई होती है. और वो जो कॉइल रीजन होता है हम लोग उसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT भी हम बोल सकते हैं. मोस्ट ऑफ द इसेंशियल कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड इन दिस रीजन. प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में
ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि रीअब्जॉर्ब होती हैं। तो आप याद रखेंगे ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। The PCT runs down towards the renal pyramids of the medulla to become descending limb of loop of Henle. The tubule then turns back towards the Bowman's corpuscle, making an ascending limb and then coil again. This is called distal convoluted tubule. अब जो proximal convoluted tubule होता है हमारा, वो नीचे जाएगा और नीचे जाके जो रीनल पिरामिड्स हैं, हम रीनल पिरामिड्स में क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। अब जब पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल नीचे जाएगा तो वो मेड्यूलर रीजन में चला जाएगा ऑफ किडनी, क्योंकि रीनल पिरामिड्स भी बड़े होते हैं, और उसमें जाके एक डिसेंडिंग लिम्प और लूप ऑफ हैनले बनाएगा और थोड़ा सा कर्ल होगा, और फिर उसके बाद वापस जब ऊपर आएगा तो असेंडिंग लिम्प ऑफ लूप ऑफ हैनले बनाएगा। जब वो वापस आ रहा होगा बोमन्स कैप्सूल में तो क्या बनाएगा, असेंडिंग लिम्प, मतलब नीचे से ऊपर आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, असेंडिंग लिम्प। और फिर उसके बाद दोबारा जब ये वापस आ जाएगा तो दोबारा ये कॉइलिंग शुरू स्टार्ट कर देगा और वो क्या बनाएगा, उसको हम कहेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT. Several DCT joins the common duct called collecting duct. बहुत सारे डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, कॉमन डक्ट एक बनाएंगे। उस चीज़ से हम क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, जो कि विच कैरी यूरिन टू द रेनल पेल्विस टू एग्जिट फ्रॉम द किडनी, जो कि कैरी करता है यूरिन और रीनल। हम इसे अब डायग्राम से भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, पीसीटी को, डीसीटी को, कलेक्टिंग डक्ट को और लूप ऑफ हैनले को डायग्राम से समझ लेते हैं। ये आ गई हमारे पास डायग्राम। तो अब ये इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। अब ये पहले कॉइलिंग हुई हुई है सबसे पहले, तो वो क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये कॉइलिंग के बाद ये नीचे मतलब रन डाउन जो मेडुलर रीजन में किया है, तो उसने सबसे पहले क्या बनाएगा, हमने पढ़ा था डिसेंडिंग लिम्ब बनाएगा ऑफ लूप ऑफ हैनले, और फिर उसके बाद ये कर्ल होगा और एक वापस ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमने क्या उसे बोल रहे हैं, तो ये वाला रीजन है, इसको हम बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब, और डिसेंडिंग ये वाला था, ठीक है। ये डिसेंडिंग और असेंडिंग देख लें आप लोग। और फिर हमारे पास इसने जब असेंडिंग लिम्ब ने वापस ऊपर जाके फिर कॉइलिंग शुरू कर दी, जिससे हम क्या कह रहे हैं, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। और फिर उसके बाद डीसीटी, बहुत सारे डीसीटी ने मिलके हमारे पास क्या बनाया, कलेक्टिंग डक्ट बना लिया। ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड सप्लाई टू द नेफ्रॉन। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, renal artery enters in kidney at hilus, which further divides into numerous smaller arterioles. One of the arterioles, such as afferent arteriole, forms a dense network as glomerulus and leaves it as efferent arteriole. अब आप लोगों को जैसे कि पता है कि हाइलस वो लोकेशन होती है किडनी में जहाँ से ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स और यूरेटर एंटर होते हैं किडनी में। तो ये यही बात कह रहे हैं कि रीनल आर्टरी जो होती है एंटर होती है किडनी पे, कहाँ कौन सी लोकेशन से, हाइलस के पॉइंट पे इससे एंटर होती है किडनी में, जो कि फर्दर डिवाइड हो जाती है बहुत सारी छोटी छोटी आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होती है। और उन्हीं में से एक आर्ट्रियोल होती है एफरेंट आर्ट्रियोल, जो कि एक डेंस नेटवर्क बनाती है कैपिलरीज का, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और जब ग्लोमेरुलस से जब वही बाहर आती है तो फिर तो वो हम लोग उसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। द डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल इज़ लार्जर दैन एफरेंट आर्ट्रियोल्स। अब ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों को याद रखना होगा कि डायमीटर जो है एफरेंट आर्ट्रियोल का वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एफरेंट आर्ट्रियोल्स। और
And due to difference in diameter between these arterioles, high pressure glomerulus than other capillaries elsewhere. अब ये जो डायमीटर का जो डिफरेंस आ रहा है कि एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ईफरेंट आर्ट्रियोल्स, तो इस डिफरेंस की डायमीटर में डिफरेंस की वजह से हाई प्रेशर होता है ग्लोमेरुलस में एज़ कम्पेयर टू अदर कैपिलरीज. ठीक है. The efferent arterioles extend down and form a network of capillaries called peritubular capillaries that surround the both PCT and DCT. अब आप लोग ये याद रखिएगा कि efferent arteriole जब नीचे थोड़ा सा एक्सटेंड होती है तो फिर एक वो नेटवर्क बना लेती है और नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज वो फिर से बना लेगी, और जिसे हम कहते हैं पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज. और ट्यूब्यूलर से आप लोग याद रखिएगा कि प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स को जो कैपिलरीज सराउंड करेंगी उनको हम क्या कहते हैं, पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज. अब लिखा हुआ है इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द रीनल कॉर्टेक्स. रीनल कॉर्टेक्स को जो कैपिलरीज हैं न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगी और ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगी. It moves downward along with loop of Henle, gives branches which are later connected with the capillaries of renal vein or venule in the region of medulla. This complex network of capillary over the loop of Henle is called vasa recta. अब जो इफरेंट आर्टरियोल्स हैं कुछ ने सराउंड किया पीसीटी को और डीसीटी को और नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना लिया जिसको हम कहते हैं पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज. और ये और नीचे मूव करते हैं तो ये लूप ऑफ हैनले पे भी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, वासा रेक्टा. और ये कैपिलरीज जो होती हैं ये कनेक्ट हुई होती हैं कैपिलरीज ऑफ रीनल वेन या फिर आप वेन्यूल बोल सकते हैं. और कौन से रीजन में, मेडुला के रीजन में. आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इफरेंट आर्ट्रियोल जब मेलफिजियन बॉडी से बाहर आई तो उसकी एक ब्रांच ने कैपिलरीज का एक नेटवर्क बना लिया अराउंड पीसीटी एंड डीसीटी, और एक ब्रांच ने नीचे जाके लूप ऑफ हैनले पे एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना लिया, उसको हमने कहा वासा रेक्टा. और ये वासा रेक्टा की कैपिलरीज और जो पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज हैं ये आगे जाके कनेक्ट हो जाएंगी और वो क्या बनाएंगी, रीनल वेन्यूल बनाएंगी. और रीनल वेन्यूल इन दी एंड बन जाएगा रीनल वेन. अच्छा, अब लिखा हुआ है आफ्टर पासिंग थ्रू द वासा रेक्टा ब्लड फ्लो थ्रू पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी सिस्टम्स एंड एंटर्स इनटू द रीनल वेन टू जॉइन वीनस सर्कुलेशन एंड लीव्स द किडनी. वो यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्लड फ्लो करेगा सबसे पहले वासा रेक्टा में. वासा रेक्टा में से पास होने के बाद वो पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज के सिस्टम में जाएगा और फिर उसके बाद वो एंटर होगा रीनल वेन में, और रीनल वेन से वो फिर ज्वाइन कर लेगा वीनस सर्कुलेशन और फिर उसके बाद ब्लड फ्लो एग्जिट कर देगा किडनी को थ्रू वीनस सर्कुलेशन. अब एग्ज़ाम में हमारे पास 2 क्वेश्चन आ सकते हैं. सबसे पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वो ये कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन. तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन और फिर उसके बाद 2 कॉलम्स बना लेंगे डिफ्रेंशिएशन का. इस एक में लिखेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरे में लिखेंगे जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन. उसमें आप सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, दे हैव शॉर्ट लूप ऑफ हैनले विच एक्सटेंड स्लाइटली इनटू रीनल मेडुला. फिर जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन में आप पॉइंट लिखेंगे दे हैव लॉन्ग लूप ऑफ हैनले विच एक्सटेंड्स डीप इनटू रीनल मेडुला. कॉर्टिकल नेफ्रॉन का दूसरा पॉइंट, देयर आर मोर इन नंबर्स इन किडनीज ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट नीड टू कंजर्व वाटर. जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में आप लिखेंगे देयर आर मोर इन नंबर्स इन किडनीज ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स विच नीड्स टू कंजर्व वाटर. कॉर्टिकल नेफ्रॉन में आप लिखेंगे वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हैव वेरी स्लाइट प्रेजेंस. जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में
आपका पॉइंट आएगा देयर इज़ एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ वासा रेक्टा। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का फोर्थ पॉइंट है रीनल कैप्सूल इज़ ऑफ ए स्मॉल साइज। और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में आप लिखेंगे फोर्थ पॉइंट रीनल कैप्सूल इज़ ऑफ लार्जर साइज। और एक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो है कि विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारे पास ये मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। या आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले पूरी लेबलिंग के साथ, और फिर उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे। जब आप डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की। और उसके बाद आप लिखेंगे नेफ्रॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट of the kidney. Its structure consists of following parts. Number 1, ब्लैक मार्कर से हेडिंग डालेंगे मेल्पीजियन बॉडी। उसके नीचे आप लिखेंगे नेफ्रॉन begins with a rounded globular body called Malpighian body. It consists of following two parts. अब सबसे पहले लिखेंगे ए और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और लिखेंगे बोमन्स कैप्सूल। ये एक सब हेडिंग बनेगी। It is rounded double membrane structure which encloses glomerulus. Its inner membrane is porous or sieve-like. मतलब कि बोमन्स कैप्सूल भी जो होता है वो उसकी भी इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस होती है, मतलब उस और या फिर हम कह सकते हैं सीव लाइक हो सकते हैं, सीव लाइक होती है क्योंकि उसमें भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट सब हेडिंग लिखेंगे, उसको लिखिएगा बी और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और फिर आप लिख देंगे ग्लोमेरुलस। अब फिर लिखें इट इज़ अ डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज विच अराइजेज फ्रॉम एफरेंट आर्ट्रियोल full stop. The walls of capillaries are also porous or sieve-like. फिर उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जिस मार्कर से आपने हेडिंग डाली थी मेल्पीजियन बॉडी की, उसी मार्कर से आप हेडिंग डालेंगे नंबर 2 करके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, PCT आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे द बोमन्स कैप्सूल ओपन्स इनटू अ नेटवर्क ऑफ कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। फिर नंबर 3 हेडिंग लूप ऑफ हैनले। The PCT leads into a U-shaped tube which extends into renal medulla. This tube is called loop of Henle. It consists of a descending limb, ब्रैकेट में लिख देंगे आप, permeable for water, sodium and chlorine ions, then ब्रैकेट क्लोज, and ascending limb, ब्रैकेट में आप लिखेंगे impermeable for water, sodium and chlorine ions, and then bracket close. नंबर 4 हेडिंग आप लिखेंगे distal convoluted tubules, DCT। उसमें आप नीचे लिखेंगे ascending limb of loop of Henle opens into distal convoluted tubules, which is another network of convoluted tubules. Next and the last heading is collecting duct. Collecting duct में आप लिखेंगे DCT opens into collecting duct which is common to many nephron. It opens at the tip of pyramid. तो इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर यहीं तक है और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।